हेलो एवरीबॉडी। सभी जुड़ गए? अच्छा, आज तो बेटा पहले सभी बैठ गए थे आके। इंतज़ार हो रहा था मेरा कि सर आ जाएं जल्दी से, नहीं तो निकल जाता है। अच्छा लग रहा है कि आप लोग मतलब ये जुड़े हुए हैं बेटा। इस समय चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है तो बहुत अच्छी बात है कि आप जुड़े हैं और ऐसी मेहनत करते रहें बेटा। बहुत अच्छा, निश्चित बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। क्या? बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा यदि आप सतत इस प्रकार से पढ़ाई करते रहेंगे। तो बेटा कल मैंने आपको जो पार्ट 1 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में पढ़ाया था। क्या? तो प्रजनन तंत्र की परिभाषा बताई थी और प्रजनन अंग क्या होते हैं, और जिसमें मैंने नर प्रजनन अंग के आपको चित्र के द्वारा एक एक ऑर्गन उनके कार्य बता दिए थे। ठीक है बेटा। अब इसके बाद उसमें मतलब आपके कल में चूँकि चित्र बनाने में बेटा समय ज़्यादा निकल जाता है, तो उस वजह से टेस्टिस की हिस्टोलॉजी वहाँ रह गई थी। क्या? टेस्टिस की हिस्टोलॉजी। तो आज मैंने थोड़ा सा मतलब डिस्क्राइबेशन जो आंसर है पहले से बना के रख लिया, क्योंकि मतलब अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 40 मिनट का वो जूम समय देता है तो उसमें हो ही नहीं पाता है। तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा डायग्राम पहले से लेवल करके रख दिया। तो अपन मतलब आज सबसे पहले पढ़ेंगे वृषण की औतकी या हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। फिर इसके बाद पढ़ेंगे प्यूबर्टी इन ए मेल, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, नर जनन प्रजनन तंत्र के कार्य क्या हैं वो पढ़ेंगे। और फिर इस नर जनन तंत्र से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं क्या, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें आज मतलब अपन जितने भी चैप्टर हो जाएं जूम के हिसाब से वो अपन स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम आज मैंने पहले बना दिया तो हो सकता है जल्दी से हो सकता है हो जाए। तो देखिए, जब टेस्टिस की अपन अनप्रस्थ काट को, टेस्टिस के ट्रांसफर सेक्शन को काटते हैं तो बेटा पता है ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है बेटा? है, यू कैन डिफाइन। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब बच्चे ने मतलब वो एग्जाम्पल इससे पहले मैंने वीडियो में एक बार बताया होगा, कभी मतलब दिया होगा, मतलब लेक्चर दिया था कि मतलब जब घर में गेस्ट आते हैं तो प्याज या टमाटर को काटा जाता है, गोलाई में काटा जाता है, उसको ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। बच्चा बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल से समझ लिया करो, बहुत अच्छी बात। तो वही मैंने आपके सामने रखा है बेटा कि जब टेस्टिस की फंक्शनल जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। टेस्टिस की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। और ये असंख्य नलिकाएं हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है वृषण की उसको सेमिनिफेरस नलिका के नाम से जाना जाता है, जो टेस्टिस के अंदर असंख्य संख्या में पाई जाती हैं। टेस्टिस के ऊपर ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक लेयर पाई जाती है। टेस्टिस के ऊपर ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक एक लेयर पाई जाती है। अब इस टेस्टिस की जैसे ही अपन अनप्रस्थ काट को देखते हैं, इस टेस्टिस के अनप्रस्थ काट को अपन देखते हैं तो उस दौरान अपने को विभिन्न प्रकार की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये अब अपन लेवलिंग करते, सबसे पहले लेवलिंग कर देते। लेवलिंग करने पे जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है वो लेवलिंग जल्दी। तो ये मेम्ब्रेना प्रोपिया, मेम्ब्रेना प्रोपिया, ये रिप्रोडक्टिव एपिथेलियम। ठीक है। और ये जो अच्छा कलर आदत पड़ गई आप लोगों की, एक तो सबसे बड़ी बात की ये रेड कलर, इसी को आप और हम लोग नर्स या सपोर्टिंग सेल्स कहा जाता है। और इसमें जो गोल गोल बनाए हैं इसको लैडिंग सेल्स कहते हैं, या इसको आप और हम लोग इंटर, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इंटरस्टिशियल सेल भी कह देते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कह देते हैं। ठीक है बेटा। और ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का है इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और ये अरे बंद हो जा, ये जो है ये ब्लू कलर की जो मैंने बताई है ये आपकी वेन, वेन। और ये जो रेड कलर की जो बनाई है, आप लोगों की वजह से थोड़ा सा पेन बदलने में टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। ये रेड कलर की जो बनाई है वो आर्टरी। ठीक है।
तो ये चीज़ इधर लेबलिंग हो गई। इधर मैं आपके ये भरे देता हूँ जल्दी जल्दी। ये वैसे कॉलमनर शेप नहीं, ये कॉलमनर शेप है और ये क्यूबॉइडल शेप होती है घन के आकार के, पर लेकिन चूँकि उसको बनाने में टाइम बहुत लगेगा तो अपन लगभग वैसा ही शेप बनाने का प्रयास करते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा ये बन जाए। ये सेल्स ये बन रही है पूरी, ये जल्दी जल्दी भर जाए क्योंकि चारों में भरनी पड़ेगी, नहीं तो पीछे जो एग्जाम्पल मतलब था एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि इस डायग्राम को बनाते समय मैंने कि ये 4 तो बना दी थी लेकिन भरी एक थी, क्या इस प्रकार से भरी एक, तो बच्चा एग्जाम हुआ और खुदा ना खास्ता मैं पहले कहा क्या ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस औधी की बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो मैंने क्या किया कि एक भरकर छोड़ दी बेटा, और जब एक भर के छोड़ी तो एग्जाम में खुदा न खास्ता भगवान की कृपा दृष्टि से कि ये क्वेश्चन आ गया। जब क्वेश्चन आया तो उसके नंबर बायोलॉजी में उसके हिसाब से थोड़ा सा कम थे, तो उसने कहा सर मैं कॉपी मंगा लूँ, बच्चा अच्छा था तो मैंने भी हाँ कर दी, चलो कोई बात नहीं। तो देखा कि उसके जो नंबर कटे वो इस प्रकार से कटे कि इस क्वेश्चन में नंबर कट गया, लिख के पूरा आया, सब कुछ आया। तो कोई वैल्यूअर होगा तो वैल्यूअर ने क्या किया कि डायग्राम देखा, तो डायग्राम से एक्सप्लेनेशन बेटा अच्छे ढंग से हो जाता है। क्या डायग्राम से एक्सप्लेनेशन अच्छे ढंग से होता है, तो वो वैल्यूअर जो होगा वो भी यही करता होगा। तो उसने डायग्राम को थोड़ा सा नंबर कम दे दिए। उसकी जब कॉपी आई तो फिर मैंने देखी, क्योंकि मैं मेरे पास ही पढ़ता था, तो जब देखी कॉपी तो उसमें नंबर इसमें कम। बोले कि सर इसमें नंबर क्यों कम? मैंने कि बेटा नंबर का कारण कम है, इस डायग्राम को तुमने पूरा क्यों नहीं बनाया? बोले कि सर आपने भी तो नहीं बनाया, देखो मेरी फेयर में नहीं बना। अरे मैंने कहा, तो उस दिन से मैं बच्चों की मनोदशा को समझ गया और मैंने ये डायग्राम को पूरा भरना शुरू कर दिया बेटा, ठीक है। तो इस वजह से ये मैं आपको बात को बता रहा हूँ कि पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये इस वजह से कुछ सीख मिलती है किसी से। तो ये डायग्राम भी बन गया जब तक, और मैंने आपको कुछ सीख भी बता दी, ठीक बेटा। तो ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। क्या होता है कि जैसे आप, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप बैठे तो मैं क्यों बात, क्योंकि आपको मतलब मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपका मन इधर उधर भटकाव ना हो, बिल्कुल स्टेट कंडीशन में यहीं लगाए रखें। और इसमें मैं थोड़ा सा कुछ बना देता हूँ इस पर जैसी स्ट्रक्चर, क्योंकि इस पर तो डेवलप हो रही, ठीक है। ये बन के तैयार हो गया, तो देख लीजिए। तो जब इसकी अनुपस्थ कार्ड को काट के देखा आप और हम लोगों ने टेस्टिस की वृषण की, तो उसमें कुछ सेल्स दिखाई दी, जिन सेल्स को ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का, ये जो है सेमिनी फेरस सेल्स, क्या या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन सेल्स को क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। तो ट्यूब्यूल्स नलिकाएं होती है, क्योंकि ये क्या होती है नलिका, तो सेमिनिफेरस नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स हो गया। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो बाहरी जो आउटर जो लेयर थी, इस लेयर को मेम्ब्रेना प्रोपिया कहा गया, और जो इनर जो लेयर होती है उसको रिप्रोडक्टिव एपिथेलियम यानी जनन उपकला स्तर क्या कह देते हैं। लेयर भी चाहे तो लिख दें अपन, लेयर लिख दिया, जनन उपकला लेयर, जो कि वो से आपके रिप्रोडक्टिव एपिथेलियम टिश्यूज की बनी रहती है, रिप्रोडक्टिव एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई रहती है। इसके अंदर जब हम देखते हैं तो जो ये जो लेयर मैंने आपकी लिखी थी, इनकी जो सेल्स होती हैं वो घन के आकार की होती हैं, क्यूबॉइडल शेप में होती हैं। यही मैचुरेशंस के दौरान स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हो, स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ये अपन क्या लिख देती है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटो, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैंने इस साइड्स लिख दिए बेटा, ठीक है। स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि परिपक्वन की विभिन्न अवस्थाओं में
परिपक्वन की विभिन्न अवस्थाओं में स्पर्मेटोसाइट्स है, ये देखो मैंने जो घन के आकार की बना दी, ये होती हैं। इनके बीच बीच में जो रेड कलर की बनाई हुई है, इनके बीच बीच में जो रेड कलर की मैंने बनाया हुआ है, जो कॉलम के शेप की हैं, स्तंभ के आकार की हैं, कॉलम के शेप की हैं, जो स्तंभ के आकार की हैं, जिनको नर्स या सपोर्टिंग सेल्स भी कह देते हैं। नर्स सेल्स कहा जाता है, सपोर्टिंग। जिस प्रकार से हॉस्पिटल में आप और हम लोगों की देखभाल एक नर्स के द्वारा की जाती है, तो यहाँ भी उसको नर्स सेल इसी कारण कहा गया। क्यों? क्योंकि मैचुरेशंस होगा स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनेंगे, तो इनका जो मैचुरेशंस होगा वो इन्हीं की मैचुरेशन के, यानी कि पोषण जो दिया जाएगा, खाने के लिए भोजन दिया जाएगा, जो देखभाल की जाएगी, जो नर्स या सपोर्टिंग सेल्स के द्वारा ही की जाती है। क्लियर बेटा? तो एक चीज़ तो ये आपको, तो ये 1 2 3 4 मैंने इसमें सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स बना के दिखाई हैं। इन सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में आप देख रहे होंगे ये रेड कलर के, ये दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के लीडिंग्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, यानी अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेडिंग्स या अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये लेडिंग्स या अंतराली कोशिकाएं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए एक हार्मोन सीक्रेट करता है, जिस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहा जाता है? इनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने का कार्य करता है, और इन्हीं को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कह देते, अर्थात अंतराली कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पाई जा रही हैं? कनेक्टिव टिश्यू के बीच बीच में। तो देखो कहीं लिखा भी होगा मैंने कनेक्टिव टिश्यू, ये देखो बेटा लिखा है कनेक्टिव टिश्यू। क्या? कनेक्टिव टिश्यू। इसी कनेक्टिव टिश्यू में ये सेल्स पाई गई। इसके अलावा यहाँ वेन्स पाई जाती हैं। वेन्स क्या कि इसमें जो ब्लड आता है उसको ले जाने का कार्य करती हैं, अशुद्ध ब्लड को, और जो धमनी होती हैं, जो आर्टरी होती हैं, वो शुद्ध ब्लड को टेस्टिस में लाने का कार्य करती हैं। तो देखो मैंने उसी कलर की वेन बना दी। आर्टरी, क्यों? आर्टरी लाल होती हैं, वेन जो होती हैं वो मुख्य रूप से इसी रंग की होती हैं, तो ये बना दी। ठीक है, वेन बनी है बिल्कुल। तो ये, इसके अलावा मैंने कहीं ब्लैक कलर की ये बनाई। इनको क्या कहा जाता है? मैंने लिख नहीं पाया। इनको अपन नर्व कह देते हैं या तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व या तंत्रिका के नाम से जाते हैं, यानी कि टेस्टिस की जो संवेदनाएं होती हैं वो ले जाने का कार्य करती हैं, और फिर वापस भी मुख्य रूप से आएंगी मोटर नर्व्स के द्वारा। तो इतना आपको कायम पढ़ना है हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। क्या? हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। तो अब इसमें महत्वपूर्ण बात कौन कौन सी हुई, ये आप देखना है। एक तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वृषण की। इस वजह से 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, बिल्कुल मान के चलें। फिर दूसरी आती है कि इन सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो नर्स और सपोर्टिंग जो सेल्स हैं, क्या ये क्या कार्य करते हैं? ये पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं डिफरेंट स्टेजेज ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स को। तो स्पर्म का निर्माण हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, तो अंडरलाइन बेटा, अंडरलाइन करते चलना। ठीक है। फिर आता है कि इन सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू में लीडिंग या इंटरस्टिशियल या अंतराली सेल्स पाई जाती हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए एक हार्मोन सीक्रेट करता है, जिस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। वीआईपी कैटेगरी का बेटा लगा लो, जितनी लाइन कर सकते हो, क्या जितनी लाइन आप कर सकते हो अंडरलाइन उसको कर लो, कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ये एमपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है सेकेंडरी सेक्सुअल। अभी मैं बताऊंगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं। तो ये है, ठीक। तो ये और ये सिरा ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को वापस लाने का कार्य करती है टेस्टिस से, और आर्टरी शुद्ध ब्लड को ले जाने का कार्य करती है। तो बेटा ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट चुका हूँ सामने, क्योंकि बच्चों की बाद में फ़ोन करके कहते हैं कि सर आप बोर्ड के सामने खड़े रहते हो, आप तो समझा देते हो और सामने ऐसे खड़े हो जाते हो। तो लेकिन ये फिर मेरी सही, मैंने कहा, मैंने देखा कि वास्तव में बच्चे सही कह रहे हैं, तो मैंने इस वजह से फिर बोर्ड से हटना शुरुआत कर दिया बेटा। तो डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, और ले लिया हो तो आप मुझे बता दो बेटा। ले लिया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। वैसे किताब में दिया हुआ है बेटा, किताब ले लो, और किताब में दिया हुआ। तो बेटा मैं इसको मिटाल दूँ, तो डस्टर तो मेरा कहीं ये रखा बेटा डस्टर, तो डस्टर को से मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये मिटल चुका है। अब ये मिटल गया बेटा, मिटल गया। अब देख लीजिए क्या
तो अभी मैंने क्या कहा था, टेस्टोस्टेरोन बोला था। तो मैंने ये कहा था बीच में, आप ध्यान, मुझे तो ध्यान रहता, आपको ध्यान रहेगा कि मैंने ये कहा था कि टेस्टोस्टेरोन के मैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। तो अब शुरुआत होता है यौवन अवस्था, यौवना अवस्था, शॉर्ट में लिख दिया यौवना अवस्था। नर में ये नर चल रहा है, तो नर में यौवना अवस्था यानी कि प्यूबर्टी इन मेल, तो वो भी लिख देते हैं प्यूबेरिटी इन मेल, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, 12 से 16 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है, क्या 12 से 16 वर्ष के दौरान जो बच्चा जो होता है तो उसमें यौवन प्रारंभ हो जाता है, यौवन प्रारंभ होता है। तो यौवन जो प्रारंभ होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उस दौरान इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही यौवन अवस्था प्रारंभ करने का कार्य करते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्या, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे कौन कौन से महत्वपूर्ण लक्षण हैं इसके, आवाज का भारी होना, बेटा क्या, वॉइस जो होती है, वॉइस जो होती है वो हैवी हो जाती है, वॉइस हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है। क्या हो जाती है, देखो बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये वीआईपी कैटेगरी का आईएमपी क्वेश्चन है, ये आईएमपी ये लिख दिया गया। तो क्वेश्चन मेल और फीमेल की प्यूबर्टी में से एक आता है, तो आवाज़ ये भारी हो गई, ठीक है ना, आवाज़। फिर दूसरा क्या होता है कि दाढ़ी मूछों का आना, जिसको दाढ़ी मूछें आ जाती हैं 12 वर्ष से नहीं, उसकी जैसी उम्र बढ़ती चली जाती, किसी के 12 में, किसी 13, 14, 15 में, 16 में दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। क्या, तो वहाँ मुख्य रूप से आपका ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट जिसमें कम होता है, जैसे लेट होता है तो उसमें देर में आएंगे ये लक्षण, और जिसमें जल्दी हो जाता है उसमें ये लक्षण, यानी दाढ़ी मूछें विकसित हो गई अपनी। फिर विभिन्न, लिख दें क्या, चलो अच्छा, दाढ़ी मूछें विकसित लिखते क्या बेटा, सुनते चलो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है क्या बोल देते हैं, विभिन्न जो गुप्त स्थान होते हैं। क्या, विभिन्न जो गुप्त स्थान होते हैं, जैसे कांख है या मतलब गुप्तांग, तो उन स्थानों पर हेयर ग्रो करने लगते हैं, बालों का उगना होता है। क्या, उन स्थानों पर क्या होते हैं, बाल उगने लगते हैं। एक ये भी क्वेश्चन मतलब ये भी है। और इसके बाद जो चेस्ट होता है, चेस्ट ब्रूड हो जाता है, मतलब ये सीना चौड़ा हो जाता है, बल सीना चौड़ा हो जाता है, चेस्ट ब्रूड हो जाता है। तो आपका ये सीना चौड़ा यानी चेस्ट क्या हुआ, ब्रूड हो गया। फिर ये लिखते चलो, या मैं तो बोल रहा हूं तो उसी में से हो जाएगा। फिर ग्रोथ, लंबाई का बढ़ना, लंबाई होती है। क्या, प्यूबर्टी कैरेक्टर में क्या होती है, लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ गई, आपके कंधे चौड़े हो गए, सीना मतलब सीना चौड़ा हुआ तो कंधे ऑटोमेटिकली चौड़े होंगे। अब इसके बाद आता है कि स्पर्म फॉर्मेशन, यानी शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और आपका सीमेन और वीर्य बनते हैं। क्या बनता है, सीमेन और वीर्य बनते हैं। तो ये आपके क्या हैं, कुछ प्यूबर्टी के कैरेक्टर हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं, जो कैरेक्टर आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा डेवलप होते हैं। आईएमपी कर लीजिए, निश्चित 100% क्वेश्चन पूछेंगे। क्या कह रहे बेटा, क्या, सीना मतलब ये जब बड़े होते हैं तो ये हार्मोन सीक्रेट होता है, तो उस दौरान ये जो अपना मतलब चेस्ट जो है, चेस्ट ब्रूड होगा, चौड़ा होगा। जब चौड़ा होगा तो ये कंधे क्या होंगे, थोड़ा चौड़े होंगे। और जब कंधे चौड़े होते, देखा होगा जिम वगैरह में जाते तो एक्सरसाइज करते तो इसी वाले भाग पर ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते, तो उनका मतलब आपका इस प्रकार से हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है वो इनमें मतलब बच्चों से जैसे इस अवस्था में आती है प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के द्वारा ये डेवलप होने लगता है, ठीक है बेटा। तो ये लम्हा ग्रोथ भी इसी पीरियड में इसी हार्मोन से होती है, एक तरीके से ग्रोथ भी इसी पीरियड में होती है प्यूबर्टी के दौरान। क्या, प्यूबर्टी के दौरान, हाँ, स्पर्म भी इसी में बनेंगे। क्या, स्पर्म भी इसमें ही बनेंगे, और सीमेन भी बनना यही शुरुआत होता है। ये वही कैरेक्टर है बेटा,
कोई समस्या नहीं है क्या। तो इस प्रकार से आप क्या पढ़ते हैं, प्यूबर्टी इन मेल, नर में यौवन अवस्था प्रारंभ इस प्रकार से बेटा होती है। अब आपका आते हैं कि थोड़ा सा ये मिटा दूं पहले फिर बताता हूं। फंक्शन, क्या फंक्शन मतलब क्या क्या, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या क्या फंक्शन करते हैं क्या। आज ये दो तीन शब्द है, तो देखिए फंक्शन शॉर्ट में लिख दूं बेटा, फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कई बार मतलब ये 2 दिन से यही चल रहा है, तो अब तो समझ में आ गया। आरओ का मतलब क्या, अपने यहाँ आरओ का, वो आरओ मत समझना पानी वाला आरओ, अपने यहाँ आरओ का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्या क्या फंक्शन होते हैं आपको मैं पीछे तो बता के आया था कि टेस्टिस, स्पर्म फॉर्मेशन, एपिडाइमस, स्पर्म का संग्रहण परिपक्वन करता है, एपिडाइमस से आपके ऊपर चले जाते हैं तो वास्ट डिफरेंस लेकर जाएगी, सेमिनल वेसिकल में छोड़ेगी। सेमिनल वेसिकल का मैंने मेन फंक्शन जो बताया था वो आपको बताया था कि वीर या सीमेन का मुख्य भाग का निर्माण इसी के द्वारा होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है बेटा, तो ये बताया था। इसके बाद यूरिथ्रा तो आपका था ही कि यूरिथ्रा के द्वारा मूत्र को बाहर निकाला जाता है, और लास्ट पार्ट जब सीमेन होता है इसी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब इससे जैसे पेनिस में छोड़ के आया था, क्या पेनिस मैंने कहा था कि आगे चल के बताऊंगा, तो ये पेनिस है। तो पेनिस से रिलेटेड मतलब कुछ वर्ड हैं जो आपको देखना है। तो सबसे पहले कॉपुलेशन, इसको कहा जाता है मैथुन। क्या कहा जाता है, कॉपुलेशन को क्या कहते हैं, मैथुन। फिर आता है इजैकुलेशन, क्या आता है बेटा, इजैकुलेशन, इसको कहा जाता है स्खलन। क्या कहते हैं, स्खलन। फिर आता है इरेक्शन, क्या आता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस यानी कि शिश्न का खड़ा होना। तो ये 3 वर्ड हैं तो जो आपको पढ़ना है। क्या, ये 3 वर्ड है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपुलेशन, कॉपुलेशन अच्छा दिखाई नहीं दे रहा तो देख लीजिए कि कॉपुलेशन किसको कहते हैं, कि जो पेनिस होता है, पेनिस का जो फ्रिक्शन होता है, पेनिस का जो घर्षण होता है, पेनिस में जो घर्षण किया जाता है, अप एंड डाउन फ्रिक्शन, क्या अप एंड, कॉपुलेशन की शॉर्ट में परिभाषा, अप एंड डाउन फ्रिक्शंस ऑफ कॉल्ड कॉपुलेशन। सीधे सीधे जो अप और डाउन फ्रिक्शन किया जाता है, घर्षण किया जाता है पेनिस का, तो उसको कहा जाता है कॉपुलेशन। पहले ध्यान रखें ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा सभी समझ में आ जाएगा। अब जब मैथुन क्रिया हुई, मैथुन क्रिया हुई यानी कि सेक्स किया, जो घर्षण हुआ, तो उसकी लास्ट स्टेज में, उसकी लास्ट स्टेज में मुख्य रूप से क्या होगा, इजैकुलेशन होगा। क्या होगा, इजैकुलेशन होगा, यानी कि वीर और सीमेन, वीर या सीमेन मुख्य रूप से क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यही कह दिया इजैकुलेशन यानी स्खलन। क्या कह दिया, इजैकुलेशन या स्खलन, मैथुन की लास्ट स्टेज में इजैकुलेशन होता है। ये सीमेन या वीर को फीमेल वेजाइना में छोड़ दिया गया। ये दूसरा हो गया। अब इरेक्शन ऑफ पेनिस, जब सेक्स की इच्छा होती है, क्या, जब सेक्स करने की इच्छा होती है, इंटरकोर्स होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो पेनिस होता है, पेनिस आपको बता के मैं आया था कि स्पंजी ऊतक का बना हुआ होता है। क्या का बना होता है, स्पंजी ऊतक का बना होता है। और इसी पेनिस में आपके ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ब्लड वेसल्स 2 प्रकार की होती है, वही आर्टरी या धमनी, सिरा या वेंस होती हैं, और तंत्रिकाएं तो हर जगह पाई जाएंगी। तो ये चीज़, जैसे सेक्स की इच्छा हुई, क्या कॉपुलेशन करने की इच्छा हुई, इंटरकोर्स की इच्छा हुई, तो उस दौरान क्या होता है, सबसे पहले कि ब्लड आता है आर्टरी में। ब्लड आर्टरी में जैसे ही आया, और आर्टरी के माध्यम से ये स्पंजी जो टिश्यू था, स्पंजी जो ऊतक था, उसमें भर जाता है जाके। जैसे ये भरता है तो वो स्थान फूलेगा,
जैसे स्थान फूटता है तो जो पेनिस में जो सिराएं पाई गई थी, वेन्स पाई जाती, उन पर प्रेशर पड़ता है। जैसे प्रेशर पड़ता है तो वो पिचक जाती है। जब पिचक जाती है तो पेनिस क्या हो जाता है, फूल जाता है, इरेक्ट हो जाता है, यानी खड़ा हो जाता है। ये अब जैसे ही मुख्य रूप से ये हुआ, ये जो खड़े होने की संवेदनाएं मुख्य रूप से अपने स्पाइनल कॉर्ड या मेरू रज्जु के माध्यम से ये संवेदनाएं मस्तिष्क तक जाती, वहाँ से इसके लिए आते हैं तो अप डाउन फ्रिक्शन होते हैं। तो उसकी लास्ट स्टेज जो होती है, लास्ट स्टेज में सीमेन या वीर्य को इजैकुलेट कर दिया जाता है, यानी स्खलन कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया गया। जैसे बाहर निकाला जाता है वैसे कि वैसे ही यह पेनिस या शिश्न मुख्य रूप से शिथिल पड़ जाता है। तो ये फंक्शन किसके हुए, पेनिस के फंक्शन होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस पेपर में तो बहुत कम आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये ठीक है बेटा, बिल्कुल क्लियर। एनी प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है बेटा कि वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाई के दौरान जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो उसी दौरान पूछ लो क्या, लेकिन सपोज दैट कि यदि नहीं आता है तो मेरा नंबर आपके पास है, तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन कर सकते हो क्या, या फ़ोन लगा के क्वेश्चन कर लो एनी टाइम। बस ध्यान ये रखना कि सो नहीं रहा हूँ मैं, क्या नहीं आप लगे हो मैं सो रहा हूँ और बच्चे देखिए फ़ोन लगे हैं। वैसे तो इस वजह से कि मैंने ये नहीं कहा मतलब सोने के दौरान, मतलब वो रात को, सोने के दौरान मतलब रात को 9 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक, मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो एक चीज़ ये होगी। अब इसमें आता है डिसीज रिलेटेड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि सीधे सीधे कहा जाता है कि प्रजनन तंत्र से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं। क्या बेटा, प्रजनन तंत्र से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं, क्या कह रहे हैं, सीमेन वीर। अरे सीमेन वीर देख लीजिए कि जब एक्साइटमेंट होता है, जब उत्तेजना होती है मैथुन के दौरान, तो टेस्टिस से तो स्पर्म तो बनते जा रहे हैं। देखिए स्पर्म के बनने के लिए उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, ये विशेष ध्यान दें। क्या स्पर्म के बनने के लिए उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, स्पर्म तो हमेशा बनते रहते हैं एक लिमिटेड एज तक, ठीक है। अब ये स्पर्म एपिडाइमस से होते हुए पहले एपिडाइमस में संग्रहित रहेंगे। जैसे उत्तेजना होगी तो ये वास्ट डिफरेंस से होती है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो इस अभी मैंने बताया मेरू रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा उत्तेजनाओं की संवेदनाएं जाती हैं, तो यहाँ सबसे पहले सेमिनल वेसिकल की जो दीवार होती है वो दीवार उत्तेजित होती है। इधर प्रोस्टेट ग्रंथि की दीवार उत्तेजित हुई और इधर काउपस ग्रंथि की दीवार उत्तेजित हुई, लेकिन मुख्य भाग सेमिनल वेसिकल का द्रव जो था, सेमिनल फ्लूइड जिसको कहा जाता है, वह बनता है वीर या सीमेन, और 15 से 30% के लगभग आपके प्रोस्टेट ग्रंथि भाग बनाता है, और कुछ जो शेष भाग बनता है वो काउपस ग्रंथि के द्वारा बनता है। तो उत्तेजना के फलस्वरूप ये तीनों का जो सीक्रेशन होता है वो श्रावण होता है, और इस पर हम तो पहुँच ही चुके थे। तो वो आकर मूत्र मार्ग में छोड़ दिए जाते हैं, अपने अपने उत्तेजना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते समय बनाया था मैंने, तो मार्ग में छोड़ दिए जाते हैं, और लास्ट स्टेज में जाकर मुख्य रूप से क्या होता है कि उसको बाहर निकाल दिया जाता है। वही चिपचिपा जो पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग का जो पदार्थ होता है, उसी को वीर या सीमेन कहा जाता है। क्या कह देती बेटा, वीर या सीमेन कहते। इतनी छोटी सी बात को बेटा आप मतलब वो कर रहे हैं, चलो, लेकिन क्वेश्चन मन में नहीं रहना चाहिए। हाँ नहीं, ये तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन मन में नहीं रहना चाहिए। तो लगभग पर इजैकुलेशन एक बार स्खलन किया जाता है, क्या एक बार स्खलन किया जाता है बेटा, तो लगभग 2.5 ml से 3.5 ml सीक्रेट किया जाता है सीमेन या वीर्य को, ठीक है बेटा, ये सीक्रेट कर दिया गया। इसका पीएच मान जो होता है वो 7.3 से, क्या जो सीमेन जो होता है, सीमेन जिसको वीर्य कहा गया, इसका जो 2.5 से 3.5 ml सीक्रेट होता है पर इजैकुलेशन। पर डे की बात नहीं करो, पर इजैकुलेशन मतलब एक बार स्खलन होगा तो लगभग इतना होगा, ठीक है। इसका जो पीएच मान होता है वो पीएच मान आपका 7.35 से 7.5, यानी कि ये बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का मुख्य रूप से ये होता है बेटा। तो एक चीज़ तो ये हुई
फिर लगभग इसमें जो स्पर्म की जो संख्या पर एजैकुलेशन होती है वो 25 से 30 करोड़ के लगभग मुख्य रूप से इसमें संख्या पाई जाती है। एक चीज़ तो बेटा ये हुई। फिर इसमें जैसे पीछे में बता के आया था, ध्यान होगा, सेमिनल वेसिकल के रूप में मैंने बताया था अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, बताया था। शुगर के रूप में फ्रक्टोज बताई थी, क्या बताई थी, शुगर के रूप में फ्रक्टोज बताई थी। विटामिन भी पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है, क्या, तो ये चीज़ इसमें पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें जो गंध आती है, क्या, सीमेन या वीर में जो गंध आती है तो वो स्मेल, गंध को मतलब स्मेल जो आती है वो आपके प्रोस्टेट ग्रंथि का जो सीक्रेशन होता है उसमें से आती है। प्रोस्टेट ग्रंथि के जो सीक्रेशन की वजह से मुख्य रूप से क्या आती है, गंध आती है। तो इतना आपको काय में पढ़ना है, ये वीर या सीमेन में बेटा बताना है, ठीक है। नहीं चलो अच्छी बात है बेटा कि आपने मतलब बीच में ध्यान दिला दिया कि वीर या सीमेन में बार बार बोल रहा था, ये चीज़ें आना बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद आता है कुछ डिसीज है, क्या, कुछ रोग हैं MRS से रिलेटेड कुछ डिसीज हैं, तो ये डिसीज आपको पढ़नी है, ठीक है बेटा। तो कौन कौन सी डिसीज है, तो ये अपन देख लेते हैं पहले। वेनिग्न, क्या क्या कह रहे हैं, वेनिग्न प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ये पहले नंबर की बीमारी हुई, ठीक है बेटा, पहले नंबर की। फिर दूसरे नंबर की बीमारी होती है प्रोस्टेट कैंसर, तो सभी ने सुना होगा। हाँ, अभी डेफिनेशन में पूछता हूँ, जब तक याद कर लो बेटा कैंसर की डेफिनेशन। फिर तीसरी बीमारी होती है इम्पोटेंस, कौन सी बीमारी हो गई, इम्पोटेंस। इम्पोर्टेंट नहीं, वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पोर्टेंट। फिर स्टेरिलिटी, क्या, स्टेरिलिटी वंध्यता कहा जाता है, जो हिंदी है उसकी मैं बता देता हूँ, वंध्यता कह दिया गया, ठीक है बेटा। तो ये एक अच्छा नीचे आ रहा है, इंग्विनल हर्निया, क्या है, इंग्विनल हर्निया। और एक लास्ट में ऊपर नीचे नहीं दिखाई देगा, तो ADAM, तो एक मैं अब इसकी डिटेल को नहीं फुल फॉर्म लिखूंगा, बोल दूंगा, तो देखिए। तो सबसे पहले अपन देते हैं बेनिग्न प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, क्या, बेनिग्न बेटा, बेनिग्न प्रोस्टेटिक हाइपर मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड ये बीमारी है बेटा, क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड बीमारी है। जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, क्या, उम्र बढ़ती है तो उस दौरान प्रोस्टेट ग्रंथि में वृद्धि होने लगती है, प्रोस्टेट ग्रंथि बड़ी हो जाती है, तो उसी को क्या कह देते हैं, बेनिग्न प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी कहा गया। अब इसके बाद आता है दूसरा, कौन सा, हाइपरट्रॉफी ये प्रोस्टेट कैंसर। कैंसर का मतलब आप जानते हैं कि अनियमित वृद्धि होना, क्या, अनियमित वृद्धि होना मुख्य रूप से क्या कहलाता है, अनियमित वृद्धि होना आपका, किसका अनियमित वृद्धि होना, प्रोस्टेट कोशिकाओं की माइटोसिस डिवीजन के दौरान अनियमित विभाजित होकर वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एक गांठ बन जाती है, उसी को क्या, कैंसर कहते हैं। कई बार कैंसर की परिभाषा मैंने बताई है, ठीक है। इम्पोर्टेंस, विशेष ध्यान रख लें, इसको मैं अंडरलाइन ऐसे कर देता हूँ, इम्पोर्टेंस। एक होता है, एक शब्द का अंतर, इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, यानी इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। वैसे महत्वपूर्ण ये भी है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंस है। यहाँ क्या है, यहाँ बेटा आप देख लें कि इम्पोर्टेंस है। इस इम्पोर्टेंस में क्या होता है, जब कॉपुलेशन करते, इंटरकोर्स करते ना, जब सेक्स करने की इच्छा होती, तो उस दौरान, सेक्स के दौरान पेनिस का या शिश्न का मुख्य रूप से खड़ा ना होना, लंबा ना होना, मुख्य रूप से ये बीमारी कहलाती है। तो ध्यान रख लें इम्पोर्टेंस क्या होता है विशेष तौर पर। स्टेरिलिटी यानी बंधता, स्टेरिलिटी यानी बंधता मतलब शुक्राणु या स्पर्म के द्वारा ओवा को फ्यूज ना कर पाना, जिसके फलस्वरूप नर बंध हो जाता है, अर्थात वह संतान पैदा करने योग्य नहीं होता है। उसी को क्या कहते हैं, स्टेरिलिटी या बंधता के नाम से जाना जाता है। इंग्विनल हर्निया,
इंग्विनल हर्निया क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा मतलब माँ के गर्भाशय में जब बच्चा डेवलप होता है, यानी यूटेरस में डेवलप होता है, तो उस दौरान टेस्टिस वहीं बनते हैं। फिर टेस्टिस धीरे धीरे मुख्य रूप से कहाँ आ जाते हैं, स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं, आ गए। अब ये किन्हीं कारण इंग्विनल कैनाल का जो पोर होता है वो खुला रहता है, तो इंटेस्टाइन यानी कि आंत जब इसके अंदर आ जाती है स्क्रोटल सैक में, तो उसी चीज़ को क्या कह गया, बीमारी कह दी इंग्विनल हर्निया। उसी बीमारी को क्या नाम दे दिया गया, इंग्विनल हर्निया के नाम से जाना जाता है। अब एक रोग बचा आपका कौन सा, एडीएएम। एडीएएम का मतलब क्या है, ए का मतलब यहाँ क्या है, एंड्रोजन। ए का मतलब क्या है, एंड्रोजन। डी का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी। और ए का मतलब क्या है, एजिंग। और एम का मतलब क्या है, मेल। यानी एंड्रोजन, डेफिशिएंसी, एजिंग, मेल। यानी मेल की बढ़ती उम्र पर, एजिंग मतलब उम्र, यानी जब मेल की उम्र बढ़ती है, नर की उम्र बढ़ती है, 45 से 50 वर्ष के बीच हो जाती है, तो उस समय मुख्य रूप से सीधे सीधे आपका क्या होता है, स्पर्म का निर्माण बंद हो जाता है। स्पर्म का निर्माण बंद हो जाता है, यानी मेनोपॉज, क्या जो अवस्था आ जाती है उस अवस्था को मेनोपॉज अवस्था कहते हैं। तो जैसे स्पर्म का निर्माण बंद हुआ तो उस अवस्था को मेनोपॉज कहा जाता है। और मेनोपॉज हुआ यानी कि भले ही नर इंटरकोर्स करेगा, क्या नर इंटरकोर्स करेगा, तो मुख्य रूप से संतान पैदा नहीं कर पाएगा। तो ये है आपका क्या है बेटा, आज मैंने जैसे आपको बताया था कि हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस पढ़ाया, क्या हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस पढ़ाया, प्यूबर्टी इन मेल यौवन अवस्था प्रारंभ पढ़ाया, क्या होती है यौवन अवस्था प्रारंभ, और कुछ फंक्शन जो बताए थे अलग से, वो मुख्य रूप से पेनिस का फंक्शन बताया था, ये चीज़ जो होता है। और कुछ बीमारियां आपके सामने, यदि किसी को बेटा समस्या हो तो आप पूछ लें। आप लोगों में से किसी को समस्या हो तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, किसी को नहीं बेटा। टेस्ट के दौरान बेटा आप लोगों को समस्या होती है और वैसे समस्या होती नहीं है। हाँ, तो ये बात, तो ये प्रकृति है बच्चों की, ये छात्रों की प्रकृति है, चाहे डफर हो चाहे इंटेलिजेंट हो, क्वेश्चन कोई नहीं करता है बेटा, कि क्वेश्चन कर लिया करो बेटा, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। आप प्रश्न करेंगे जितना ही आपकी मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको, उतनी मेमोरी शार्प होती चली जाएगी, पढ़ते चले, याद तुरंत होता चला जाएगा यदि आप क्वेश्चन करते जो समझ में नहीं आता है। अच्छा, वो चलिए देखिए, ये इम्पोर्ट देखिए बेटा, पहले ही कहा इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण वाला नहीं है कि नहीं आर की वजह से, सिर्फ आर की वजह से गड़बड़ हो जाए। यहाँ है इम्पोर्टेंस का मतलब सीधे सीधे कि जो पेनिस होता है, पेनिस की लेंथ में ग्रोथ नहीं होती है और पेनिस इरेक्ट नहीं होता है, यानी खड़ा नहीं होता है। उस बीमारी को क्या कहा जाता है, इम्पोर्टेंस कहा जाता है। कि सेक्स करने की जब इच्छा है, सेक्सुअल करने की जब सेक्स करने की इच्छा है, इंटरकोर्स कर रहे हैं, और उस दौरान यदि पेनिस खड़ा नहीं होता है या फिर लंबा नहीं होता है, तो उस बीमारी को कहा जाता है। हाँ, क्वेश्चन इसमें से मेरे हिसाब से ये पूछा जा सकता है, स्टेरिटी इंग्विनल कैनाल पूछा जा सकता है, एक प्रोस्टेट कैंसर पूछा जा सकता है, एक मोनोपॉज के नाम से पूछ सकते हैं, मेनोपॉज के नाम से। वैसे क्वेश्चन इतना मतलब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज अपने 40 मिनट होने को है मेरा बेटा, जूम का टाइम होने को है पूरा, तो आज यही। और कल जो नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा।